नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी में। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर। पिछले 9 गते को सम्माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नागरिकता अध्यादेश जारी किया गया। इस नागरिकता अध्यादेश के तहत जो छूटे हुए हैं तराई के, जो जन्म सिद्ध हैं, उनको वंशज का नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता अध्यादेश क्या जारी हुआ, देश में एक वर्ग में हड़कंप मच गया है। मैं आपको बता दूं कि एक वर्ग पूरा इसके खिलाफ लग गया है। उसे यह लग रहा है कि मानो यह नागरिकता अध्यादेश भारत के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है और पूरा भारत ही उठकर नेपाल में आ जाएगा, जबकि स्थिति ठीक विपरीत है। और हर पत्रिका में इस पर आ रहा है, कुछ पक्ष में भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके विपक्ष में आ रहे हैं। और सत्ता मोह के कारण यह सौदेबाजी किया गया है, इस तरह का अटकलें लगाई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा नागरिकता अध्यादेश के विरोध में जो लगा हुआ है, मैं आज उसकी बात करूंगा और कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया है मैं उस पर अपने को केंद्रित रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ की प्रतिष्ठित पत्रिका और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका है कांतिपुर। मैं कांतिपुर से लेता हूँ। 2 दिन पहले कांतिपुर ने अपना संपादकीय लिखा और उस संपादकीय को यदि हम पूरा देखते हैं शुरू से अंत तक, तो उसमें कहीं भी नागरिकता विधेयक का अध्यादेश का समर्थन नहीं किया गया है। संपादक महोदय थोड़ा सा घड़ियाली आंसू जरूर बहाए हैं, लेकिन उन्होंने इस अध्यादेश को पूरी तरह फिरता करने का मांग किया है। संपादकीय में यह लिखा गया है कि एक समय था जबकि सबसे ज़्यादा इस नागरिकता विधेयक का केपी ओली ही विरोध किए थे। और केपी, उनका कहना है कि जो संसद में ही नहीं, उन्होंने अपने घर पर बुलाकर भी केपी ओली ने अपने सांसदों को निर्देशन दिया था कि इस नागरिकता विधेयक के पक्ष में आप बात नहीं करें। हाँ, ये बात तो सही है, संपादकीय में कहा गया था, लेकिन आज वही केपी ओली इस अध्यादेश को जारी किए हैं और नागरिकता देने जा रहे हैं। तो इसमें हर्ज क्या है? तो हर्ज कुछ नहीं है, केवल अभी सरकार, संसद विघटन हुई है, सरकार गिर गई है, नई सरकार विपक्षियों का नहीं बन पा रहा है। बस इसीलिए इस अध्यादेश को पर जोर दिया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है, जो कहीं राष्ट्रीयता का भावना फिर से उभर आए और भारत विरोधी भावना लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ावें। संपादकीय अंत तक यही कहता है। तो ये तो एक दिन का है संपादकीय। अब जैसे एक जिहाद छेड़ा जाता है नागरिकता अध्यादेश के खिलाफ, वैसे ही कांतिपुर ने फिर दूसरे दिन इन्होंने बहुत सारे कुछ मधेसी विश्लेषक को और कुछ मधेसी नेता को पकड़ के इसमें उनसे प्रतिक्रिया लिया और कुछ खोज कर, इनका अनुसंधान है, जो कुछ लोगों को तराई से लाया है खोजकर, जो कि पकड़े गए हैं, गलत तरीका से भी नागरिकता लिए हैं। हाँ, ये चीज़ है, मैं मानता हूँ। मैं आपको अब उन्हीं की बात और उन्हीं का लिखा हुआ कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेरे हाथ में है
वही कांतिपुर का जो 2 दिन पहले लिखा गया है उसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब जैसे जनकपुर में एक ठो उदाहरण दिया गया है कि जुंगा पाले का और पगड़ी गूथे का पंजाबी वेशभूषा का एक व्यक्ति ले नेपाली नागरिकता को प्रमाण पत्र लीना आवश्यक प्रमाण पेश करें। जनकपुर का समुदाय भंदा फरक वेशभूषा ती व्यक्ति लाई नागरिकता दिने व न दिने विषय में के ही छलफल करें, लेकिन उसके बाद में वो फिर उनको मिल गया। अब इनको जुंगा पाला हुआ है, बाल बड़ा है, तो इसमें इनको थोड़ा लग रहा है कि ये कौन है। वो थे सरदार जी, और जनकपुर की जनता अच्छी तरह जानती है कि सरदार जी भी नेपाल में रहते हैं, इसलिए जनकपुर की जनता को आपत्ति नहीं है। इन्होंने जो प्रमाण दिया है ये कांतिपुर के लिए है। इनका दूसरा भी है कि तेसरो मुल्क उड़ने तैयारी में रहे को भारतीय सीरियल किलर मस्तकिम भनी ने रईस मियाँ लाई गत पुष्मा 70 प्रहरीले काठमांडू स्थित विमान स्थलबाट पकड़ाउ गर्यो। हाँ, ये बात सही है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि गलत तरीका से नागरिकता नहीं लिए गए हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा लिया जा सकता है। ये आपका जो नियम कानून है उस नियम कानून को छलकर भी लोग नागरिकता लेते हैं, लेकिन उसका तो और भी प्रावधान है। अब इन्होंने 1-2 विश्लेषक से पूछा है, जिसमें एक विजय मिश्र से पूछा गया है। विजय मिश्र ने कहा है कि यहाँ पर खुकलो यानी कि बहुत ही लचीला नियम है, जिसके कारण भारत से लोग चाहते हैं कि नेपाल में आकर हम नेपाली नागरिकता ले लें। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब मैं तराई के कुछ गांव में गया था और कुछ सर्वे किया था, तो आपको मैं बता दूं कि तराई के गांव में जो वहाँ गावी सा अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष से सिफारिश कराया जाता है, तो हर गांव का वार्ड अध्यक्ष इतना डरता है कि वहाँ की जनता परेशान है। एक व्यक्ति को 10 बार पहुंचना पड़ता है एक वार्ड अध्यक्ष के पास, तभी वह सिफारिश करता है, और सिफारिश के बाद ही यह नागरिकता मिलता है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, आप कह रहे हैं कि कोई भारतीय आ जाता है और उसको गावी सा लिख कर दे देगा, ऐसा खुल्लम खुल्ला ये कहीं पर नहीं है। ये झूठा आरोप ये लगाया जा रहा है। इसी पर आगे जो है सो इन्होंने फिर एक बहुत बड़े विश्लेषक और प्रोफेसर सुरेंद्र लाभ से बात किया है। मैं सुरेंद्र लाभ जी जो बताए हैं उनके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पढ़ देता हूँ कि जनकपुर का बुद्धिजीवी सुरेंद्र लाभ भने नेपाल भन्दा भारत नै विकसित र धनी राष्ट्र रहेकाले भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भन्नु पुरानै मानसिकता रहेको दावी गर्छन्। ये सुरेंद्र जी का कहना है। मधेसीलाई नै भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकता र सोचले विग्रह ल्याएको हो। उनले भने अलिअलि मिसयुज भएको होला, त्यसैले आधार मानेर मधेसीलाई नागरिकताबाट वंचित गर्नुहुन्न। सुरेंद्र लाभ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह एक आरोप मात्र है मधेसियों पर। जो मधेसी को देखकर उसका चेहरा भारतीय से मिलता है तो सीधे भारत के परस्त आरोप लगाया जा रहा है उन पर, जबकि ये बात है नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरह चंद्रकिशोर जी जो कांतिपुर के ही हैं, लेखक भी हैं और विश्लेषण भी करते हैं, उनसे भी यही पत्रिका पूछा है। मैं उनका भी बात कह देता हूँ। विश्लेषक चंद्रकिशोर का अनुसार नागरिकता को विषय राजनीतिक संग जोड़िए का समस्या झांगे को हो। उनले अंगीकृत नागरिकता दिए काले संतानलाई अनागरिक बनाउनु राज्य को धर्म न मानिने बताए।
इस तरह चंद्रकिशोर जो व्यक्ति है जो इसके पक्ष में है वो पक्ष में दिए हैं, और कुछ लोगों से इन लोगों ने ज़बरदस्ती बनवाया है। अब इस प्रकार मैं आपको इससे भी अलग हटकर एक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें कि पूरा आपको डाटा आ गया है, और ये कल ही आया है आपको नागरिकता अध्यादेश के संबंध में। और यह है हमारे दीपेंद्र कुमार झा। ये दीपेंद्र झा 2 नंबर प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता है और कानूनी विशेषज्ञ भी हैं। अब मैं इन्होंने जो दावा किया है और इनका जो डाटा है वो स्पष्ट रूप से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये दीपेंद्र जी का लिखा हुआ है और ये सेतो पार्टी में कल ही आया है, और इसमें सभी डाटा स्पष्ट है। आप इसको जरा गौर से सुनिए। गृह मंत्रालय को तथ्यांक ले भन्छ जम्मा 1,26,790 जनाले मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। त्यसमध्ये ठुलो संख्यामा नागरिक झापा रूपन्देही जस्ता जिल्लामा र केही संख्यामा पहाडी जिल्ला र हिमालका नागरिक समेत जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। मधेसका जिल्लाका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको जिल्ला झापा हो। झापामा 26,430 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए। अब आप इसको थोड़ा और विस्तृत में देखिए। जो 62-63 को दोस्रो जन आन्दोलन पछि टोली बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्दा कास्कीमा 460, लमजुङमा 53, गोर्खामा 12, तनहुमा 8, अर्धाखाँचीमा 4, गुल्मी पर्वतमा 2, पाल्पामा 5, बागलुङ 3, रसुवा 8, सिन्धुपाल्चोक 12, सिन्धुली 21, उदयपुर 142 ले यस्तो नागरिकता लिएका थिए। मधेसी बाहुल जिला सिरहामा 5,346, सप्तरीमा 5,794। त्यस्तै बाँके बर्दिया नवलपरासी मोरङ जिल्लामा मधेसी पहाडी थारू लगायत समुदायका मानिस नगन संख्या में जन्मसिद्ध नागरिकता लिए हैं। अब इसी का महत्वपूर्ण तथ्यांक एक बार फिर देखिए। नागरिकता विहीन नागरिकहरू पहाड़मा 28.5%, हिमालमा 34% र तराईमा 17.5% छन्। नागरिकता नभएका नागरिक महोत्तरीमा अनुमानित 74,488 छन् र सिन्धुलीमा 93,687 छन्। सबैभन्दा बढी नागरिकता नभएका नागरिक काठमाडौँमा छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। यो झन्डै 2,15,767 जनासँग नागरिकता छैन। अब इस डाटा को आप गृह मंत्रालय से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए अब इस डाटा के अनुसार स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि नागरिकता सबसे ज़्यादा जो है वो आपको झापा में है। अब बताइए, 2 ठो इन्होंने एक जनकपुर एक वीरगंज का व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन झापा में कितना लिया है नागरिकता उसको नहीं पकड़े। और जो सिक्किम से आया है या सिलीगुड़ी से आया है या दार्जिलिंग से आया है, इसका डाटा इस पत्रिका कांतिपुर के पास बिल्कुल ही नहीं है। उसने एक भी डाटा नहीं दिया है, लेकिन ऐसा हजारों में है जिसका कि हम इसमें देख ही रहे हैं। अब इस तरह से नागरिकता अध्यादेश को देखा जाना अपने आप में एक षड्यंत्र पूर्ण माना जाता है। दीपेंद्र झा ने ही आगे अब शंका किया है कि यही अध्यादेश पर्याप्त नहीं है, इसी से मधेसियों को नागरिकता मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसमें और अंगीकृत नागरिकता का रखा ही नहीं गया है, वैवाहिक का रखा ही नहीं गया है। नागरिकता पर तो पूरा अध्यादेश आईन लाना ही पड़ेगा,
तभी है ये नागरिकता। अब अपने ही देश के नागरिक को अनागरिक बनाकर रखना यह कहाँ तक उचित है। और जब वह नागरिकता का मांग करता है, नागरिकता के बिना वो ना पढ़ाई कर सकता है, ना अपना स्वास्थ्य जांच करवा सकता है, यहाँ तक कि वो आपके सिंह दरबार में प्रवेश नहीं पा रहा है। और ऐसे में लाखों लोग हैं, और ये तराई में ही नहीं, ये पहाड़ में भी है। यह अध्यादेश एक्चुअली देखा जाए तो मधेश की जनता मांग की है, लेकिन इससे तो पहाड़ के जितने लोग हैं सभी फायदे में हैं। और इस तरह इस पर आरोप लगाना एक कहाँ तक उचित है, यह सोचने की बात है। और कांतिपुर जैसे पत्रिका, जो हालांकि उसमें संपादकीय में लास्ट में मांग किया गया है कि इस अध्यादेश को तुरंत फिरता लिया जाए, ये जालसाजीपूर्ण है, लेकिन और इसको संसद से पास करवाया जाए। भाई ये कौन सा संसद, 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया संविधान आया हुआ, लेकिन 5 वर्ष से यह अध्यादेश आपके संसद में पड़ा हुआ है, आप लोग पास नहीं कर रहे हैं। संविधान क्या है नहीं है, इसमें जो चीज़ है सो आप देख ही रहे हैं। जो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद से हट नहीं सकता है, ये आपका संविधान कह रहा है और बता रहा है, और आप लोग पैरेड कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं, अगर ओली साहब नहीं किए तो आज जो 146 सांसदों का पैरेड गया था, ये लोग कहाँ थे? ओली साहब ने ठीक है उस समय विरोध किया, तो उस समय माधव नेपाल जी कहाँ थे, प्रचंड जी कहाँ थे, जो आज पार्टी फोड़ के जा रहे हैं। उस समय ये नागरिकता विधेयक पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई और क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं ओली के विरोध में गए? और आज भी मैं एक बात कह रहा हूं कि 146 सांसद जो गए हैं अपने सत्ता के लिए, वो क्या नागरिकता विधेयक पर सही करके देंगे? तो बिल्कुल नहीं। ये जस्ट नागरिकता अध्यादेश को इसलिए उछाला जा रहा है और भारत विरोधी भावना इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो आंदोलन इन लोगों का है, ये आंदोलन अब पकड़ नहीं रहा है। तो पकड़ नहीं रहा है तो ये राष्ट्रीयता का मुद्दा आगे लाए हैं। अरे साहब, राष्ट्रीयता का मुद्दा भी उछालना और उसको लेकर आंदोलन करना, यह भी एक कला है। और वो कला अगर मानिए तो ओली साहब के पास ही है। और आज आपको तो कलाकार ही अलग हो गया है, वो कलाकार ही ये लाया है। तो आप कितना भी उछालिएगा राष्ट्रीयता का मुद्दा, ये राष्ट्रीयता का मुद्दा बढ़ने वाला नहीं है। ये मधेश भी इसी राष्ट्र के अंदर है, और मधेश नहीं वह नेपाली है, यह समझिए आप। आज इतना ही, धन्यवाद, आपने सुना।